हेलो फ्रेंड्स, हाय, दिस इज अपूर्वा एंड आई वेलकम यू टू सिविल्स ट्यूब। आई होप यू ऑल आर गुड। तो आज का जो हमारा करंट अफेयर्स का सेशन है, इसमें हम 24 सितंबर 2020 की इंपॉर्टेंट न्यूज़ को डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद अवर फर्स्ट न्यूज़। आज की जो हमारी फर्स्ट न्यूज़ है वो रिलेटेड है ग्लोबल सी लेवल राइज से। रिसेंटली 60 साइंटिस्ट की स्टडी पब्लिश हुई है जो क्रायोस्फीयर जनरल है उसके अंदर। ये स्टडी हमको ये बताती है कि जो आइस शीट है उसकी मेल्टिंग की वजह से हमको किस तरीके का राइज देखने मिल सकता है इन सी लेवल। ओके, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि क्या आउटकम निकले इस स्टडी के। ये स्टडी बोलती है कि यदि हमने ग्रीन हाउस गैस को कम नहीं किया तो इसके हमको अनप्रेसिडेंट कॉन्सिक्वेंसेस देखने मिलेंगे। जो ग्रीनलैंड और अंटार्कटिका वाला रीजन है, ग्रीनलैंड वर्ल्ड का सबसे बड़ा आइलैंड है। ये दोनों कवर हैं आइस शीट से और इनकी जो आइस शीट है उसमें मेल्टिंग देखा जाएगा ड्यू टू ग्रीन हाउस गैस इमिशन। और ये जो मेल्टिंग होगा उसकी वजह से 15 इंचेस तक का ग्लोबल सी लेवल राइज देखने मिल सकता है हमको बाय द एंड ऑफ दिस सेंचुरी। ओके, तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट रिपोर्ट है। इसी कारण इस रिपोर्ट में ये बताया गया है कि यदि ग्रीन हाउस गैस इमिशन को हम नहीं रोकते हैं और वो हायर साइड रहती है, इसकी वजह से जो ग्रीनलैंड वाला रीजन है वहाँ का जो आइस शीट मेल्ट होगा उसकी वजह से हमको जो ग्लोबल सी लेवल राइज है वो 3.5 इंचेस तक का देखने मिल सकता है बाय द एंड ऑफ दिस सेंचुरी। बट यदि हम ग्रीन हाउस गैस इमिशन को रिड्यूस करते हैं, जो हमारे टारगेट्स हैं उसको फुलफिल करने में सफल रहते हैं, तो उस कंडीशन में हमको क्या देखने मिलेगा कि जो ये मेल्टिंग है, आइस शीट मेल्ट है, उसकी वजह से जो ग्लोबल सी लेवल राइज है उसमें 1.3 इंचेस का ही हमको राइज देखने के लिए मिलेगा। अब ये जो रिपोर्ट है ये सपोर्ट करती है इसके पहले जो रिपोर्ट आई थी इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज 2019 स्पेशल रिपोर्ट ऑन ओशियंस एंड क्रायोस्फीयर। इस रिपोर्ट को सपोर्ट करती है। ये जो रिपोर्ट आई थी UNFCCC का, ये जो इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज है, इसकी ये रिपोर्ट में ये कहा गया था कि जो ग्रीनलैंड वाला रीजन है वो कंट्रीब्यूट कर सकता है ग्लोबल सी लेवल राइज में 3.1 इंच से लेकर 10.6 इंच तक। ये टोटली डिपेंड करता है कि किस तरीके का ग्रीन हाउस गैस इमिशन होता है और कितनी आइस मेल्ट होती है। और अंटार्कटिका वाला जो रीजन है वो कंट्रीब्यूट कर सकता है 1.2 इंचेस से लेकर 11 इंच तक ग्लोबल सी लेवल राइज में। ओके, अब हम देखते हैं कि क्या रीजंस होते हैं ग्लेशियर की मेल्टिंग के। तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो रीज़न होता है वो ह्यूमन एक्टिविटी होती है। मेन कल्प्रिट ह्यूमन एक्टिविटी है। जो इमिशन हम करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड का, उसके अलावा जो दूसरी ग्रीन हाउस गैसेस होती हैं उनका, जैसे कि मीथेन, उनकी वजह से ये हमको मेल्टिंग देखने मिलती है और उसकी वजह से सी लेवल राइज देखने के लिए मिलता है। ओके, सेकेंड इम्पॉर्टेंट रीज़न होता है ग्लोबल वार्मिंग। हम देखते हैं कि जो ओशियन होता है वो एब्जॉर्ब करता है 90% ऑफ द अर्थ वार्मथ और इसी के कारण जो मेल्टिंग ऑफ मैरीन ग्लेशियर्स होती है वो ज़्यादा होती है, अफेक्ट करता है ओशियन वार्मिंग मेल्टिंग ऑफ मरीन ग्लेशियर्स को। इसलिए ये भी एक इम्पॉर्टेंट रीजन बन जाता है मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर का। अब हम देखते हैं कि क्या इफ़ेक्ट्स देखने के लिए मिलेंगे हमको मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर से। तो सबसे पहला जो इफेक्ट देखने मिलता है वो सी लेवल राइज। जो सी लेवल राइज है उसके काफ़ी ज़्यादा डिवास्टेटिंग इफेक्ट्स हमको देखने के लिए मिलते हैं, स्पेशली इन कोस्टल हैबिटेट। जो कोस्टल रीजन है वो सबमर्ज हो जाएगा, पानी में डूब जाएगा। ये सबसे इम्पॉर्टेंट नेगेटिव इम्पैक्ट है सी लेवल राइज का। इसके अलावा बहुत सारी आइलैंड कंट्रीज़ हैं जो पानी में डूब जाएगी, सबमर्ज हो जाएगी, इसलिए ये सबसे इम्पॉर्टेंट डिवास्टेटिंग इफेक्ट है इसका। इसके अलावा हम देखेंगे कि डिस्ट्रक्टिव इरोजन होगा सॉइल का। वेटलैंड्स में हमको फ्लडिंग देखने मिलेगी इसकी वजह से। एक्वायर्स, जो एग्रीकल्चर सॉइल है वो कंटामिनेट हो सकती है सॉल्ट की वजह से, क्योंकि जो ओशियंस होते हैं उसमें सेलाइन वाटर होता है और वो जब लैंड पे आएगा तो उसकी वजह से जो लैंड का जो इकोसिस्टम है वो भी डिस्टर्ब होगा। इसके अलावा हमको हैबिटेट का लॉस देखने के लिए मिलेगा, फिश, बर्ड्स, प्लांट्स, इनका। तो सी लेवल राइज के काफ़ी सारे नुकसान हैं। इसके अलावा जो मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर होगी उसका इम्पैक्ट हमको क्लाइमेट पे भी देखने मिलेगा। अब वो कैसे? जो ओशियन करंट है वो डिस्टर्ब होगा ड्यू टू राइज इन सी लेवल। हमने
कल ही मेडिकेन के बारे में पढ़ा था। मेडिकेन एल नीनो और ला नीना के कारण बनते हैं। जो एल नीनो और ला नीना ये जो होते हैं कूलिंग और वार्मिंग ऑफ ओशियन से रिलेटेड होते हैं, तो उसी के कारण मेडिकेन आते हैं। उसी तरीके से यदि ओशियन करंट स्लो होता है और ओशियन करंट के फिनोमेना में चेंज देखने के लिए मिलता है, तो उसके कारण हमको एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स देखने के लिए मिलेंगे थ्रू आउट द ग्लोब। जैसे कि मेडिकेन भी इसका एग्जाम्पल है। मेडिकेन पहले बहुत कम आते थे बट अब हमको फ्रिक्वेंटली देखने मिलते हैं ड्यू टू चेंज इन ओशियन करंट। और ये जो एल नीनो ला नीना ये जो साइकिल है, ये जो रिवर्स साइकिल है ला नीना, ये आजकल हमको बहुत फ्रिक्वेंटली देखने मिलती है। अब नेक्स्ट चीज़ हमको क्या देखने मिलता है कि जो फ्रेश वाटर है उसकी हमको कमी हो जाएगी, क्योंकि ग्लेशियर्स इम्पॉर्टेंट सोर्स होते हैं फ्रेश वाटर का। यदि ग्लेशियर्स ही नहीं रहेंगे तो हमारे पास फ्रेश वाटर की डेफिनेटली कमी होगी, जिसके कारण हमको एग्रीकल्चर करने में, इरिगेशन में, इसके अलावा हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी में, ड्रिंकिंग वाटर, हर चीज़ की कमी हो सकती है। ग्लोबल सी लेवल राइज बढ़ने की वजह से या ग्लेशियर की मेल्टिंग की वजह से हमको डिसअपेरेंस ऑफ स्पीशीज़ भी देखने मिलेगा। काफ़ी सारे ऐसे स्पीशीज़ जो कि ग्लेशियल वाले रीजन में रहते हैं या बहुत कोल्ड क्लाइमेट में रहते हैं, उनका हमको एक्सटिंक्शन देखने मिलेगा, क्योंकि उनका जो नेचुरल हैबिटेट है वो कम हो जाएंगे, रिड्यूस हो जाएंगे ड्यू टू दिस आइस मेल्टिंग। अब जो आज की हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है वो रिलेटेड है वर्ल्ड राइनो डे से। रिसेंटली 22 सितंबर को वर्ल्ड राइनो डे सेलिब्रेट किया गया। ये जो डे है वो हर साल सेलिब्रेट करवाता है वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर। इस साल की जो 2020 की वर्ल्ड राइनो डे था उसकी थीम थी 5 राइनो स्पीशीज फॉर एवर। वर्ल्ड राइनो डे हम 2010 से बनाते आ रहे हैं। इस डे को बनाने का मेन रीज़न है कि लोगों में अवेयरनेस क्रिएट की जा सके रिगार्डिंग दिस एनिमल, और ये भी बताया जा सके कि आप किस तरीके से जो इनके नेचुरल हैबिटेट्स हैं उनको सेफ रख सकते हो फॉर दिस इनक्रेडिबल स्पीशीज़। जो राइनो है इनकी पॉपुलेशन में बहुत लार्ज स्केल पे डिक्लाइन देखने के लिए मिला है। उसका मेन कारण है पोचिंग लार्ज स्केल पे होती है राइनो की। इसके अलावा क्लाइमेट चेंज और इनका जो नेचुरल हैबिटेट है उसमें भी लार्ज स्केल पे हमको डिस्ट्रक्शन देखने के लिए मिलता है। अब ये जो 5 ऑफ द वर्ल्ड डाइवर्स स्पीशीज़ हैं राइनोसॉरस की, वो ऑन द एज ऑफ एक्सटिंक्शन है, क्योंकि इनका लार्ज स्केल पे पोचिंग होती है फॉर देयर डिस्टिंक्टिव हॉर्न्स। इनके जो हॉर्न्स होते हैं वो हमेशा डिमांड में रहते हैं, जिसकी वजह से इनकी लार्ज स्केल पे पोचिंग देखने के लिए मिलती है। ये जो हॉर्न्स होते हैं इनमें काफ़ी सारी मेडिसिनल प्रॉपर्टी होती है, इसलिए इनकी पोचिंग की जाती है। अब यदि हम जो 5 स्पीशीज़ ऑफ राइनो हैं उनकी बात करें तो सबसे पहला आता है जावा राइनो। ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। सुमात्रा राइनो क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। ब्लैक राइनो ये भी क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। तो 3 स्पीशीज़ इसमें से क्रिटिकली एंडेंजर्ड कैटेगरी में है। इसके बाद में आता है वाइट राइनो जो कि नियर थ्रेटेंड है। ये हैवीएस्ट होता है, ओके। और उसके बाद में आता है ग्रेटर वन हॉर्न्ड राइनो, ये वल्नरेबल कैटेगरी में है। जो इंडिया है उसमें मेनली ग्रेटर वन हॉर्न्ड राइनो मिलता है, वल्नरेबल कैटेगरी में आता है। यदि हम इंडियन सब कॉन्टिनेंट की बात करें तो मोस्टली नेपाल वाला रीजन हो गया, जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट ऑफ इंडिया हो गए, इस रीजन में हमको ये राइनो देखने के लिए मिलता है। सबसे ज़्यादा जो काजीरंगा नेशनल पार्क है आसाम का, वहाँ पर हमको ये ग्रेटर वन हॉर्न्ड राइनो देखने के लिए मिलते हैं। वहाँ पर ये अप्रॉक्स 1900 इन नंबर है, ओके। काजीरंगा नेशनल पार्क आप याद रखिएगा। इसके अलावा दूसरे नेशनल पार्क्स में भी देखने मिलते हैं, जैसे औरंग नेशनल पार्क है आसाम का, वहाँ पर भी अराउंड 85 हमको राइनो देखने के लिए मिलते हैं। तो ये वाला जो नॉर्थ ईस्टर्न वाला जो रीजन है वहाँ पर मेनली हमको राइनो देखने मिलते हैं। अब जो हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है वो रिलेटेड है अभ्यास हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट से। रिसेंटली डीआरडीओ ने सक्सेसफुल फ्लाइट टेस्ट किया और डीआरडीओ इसमें सक्सेसफुल रहा। ये इंडिजीनियसली डिज़ाइंड अभ्यास हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट है, जिसकी टेस्टिंग हुई बालासोर उड़ीसा में।
यदि हम इसकी बात करें कि क्या क्राइटेरियाज को इसमें देखा गया, क्या चीज़ों को इसने सक्सेसफुली अचीव कर लिया, तो 5 किलोमीटर फ्लाइंग एल्टीट्यूड को, इसके अलावा जो व्हीकल की स्पीड थी वो 0.5 मैक थी, मतलब हाफ द स्पीड ऑफ साउंड देखने के लिए मिली। इसके अलावा जो इसका एंड्योरेंस था वो 30 मिनट्स का था और 2G टर्न कैपेबिलिटी भी देखने के लिए मिली। इन सारी चीज़ों को हम सक्सेसफुली अचीव कर पाए इस टेस्ट में। अब यदि हम बात करें इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट की, तो ये जो अभ्यास है इसे डेवलप और डिज़ाइन किया है एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट ऑफ DRDO ने। ये जो एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट है ये की हाउस है, की डिज़ाइनिंग हाउस है ऑफ एरोनॉटिकल सिस्टम का। यहाँ पर मेनली डिज़ाइन होता है, डेवलपमेंट होता है UAV अनमैन्ड एरियल व्हीकल का और एरोनॉटिकल सिस्टम एंड टेक्नोलॉजीज़ का, और ये फुलफिल करते हैं डिमांड ऑफ इंडियन एयर फोर्सेस। अब यदि हम अभ्यास की बात करें तो ये एक ड्रोन है, अनमैन्ड एरियल व्हीकल है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव है टारगेट फॉर वेरियस मिसाइल सिस्टम को पता लगाना कि क्या टारगेट होगा मिसाइल सिस्टम्स का, इसके लिए ये बनाया गया है। इसको पावर प्रोवाइड करने के लिए इसमें गैस टरबाइन इंजन दिया गया है। नेविगेशन के लिए इसमें माइक्रो इलेक्ट्रोमैकेनिकल सिस्टम प्रोवाइड किया गया है। ये जो MEMS है ये एक प्रोसेस टेक्नोलॉजी है जिसको क्रिएट किया जाता है टाइनी इंटीग्रेटेड डिवाइसेस से, और इसमें कॉम्बिनेशन होता है मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट का। इसके अलावा ये जो नेविगेशन सिस्टम के लिए हम यूज़ करते हैं माइक्रो इलेक्ट्रोमैकेनिकल सिस्टम, ये लाइट वेट होता है, रिलायबल होता है और इसके अलावा बहुत कम पावर कंज्यूम करता है, कॉस्ट इफेक्टिव भी होता है। अभी जो अभ्यास है इसको प्रोग्राम किया गया है फॉर फुली ऑटोनॉमस फ्लाइट। ओके, अब जो आज की हमारी लास्ट न्यूज़ है वो रिलेटेड है तमिलनाडु से। तमिलनाडु इंडिया का ऐसा फर्स्ट स्टेट बन गया है जो पॉलिसी लेकर आया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉकचेन और साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड। ये जो पॉलिसी है इसका नाम है सेफ एंड एथिकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पॉलिसी। इस पॉलिसी का मेन ऑब्जेक्टिव है जो पॉलिसी मेकर्स हैं, जो रेगुलेटर्स हैं, उनको एविडेंस बेस्ड डिसीजन लेने में हेल्प प्रोवाइड करना। इसके अलावा ये जो पॉलिसी है ये हेल्प करेगी, ये इंश्योर करेगी कि ट्रांसपेरेंसी हो, अकाउंटेबिलिटी हो और फेयरनेस हो फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ई-गवर्नेंस सॉल्यूशन। तो तमिलनाडु फर्स्ट ऐसा स्टेट बन गया है जहां पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉकचेन और साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड पॉलिसी है। तो आज के बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन। यदि आपको हमारे लेक्चर्स अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि मैं और ज़्यादा मोटिवेट होकर इस तरीके के लेक्चर्स बना पाऊँ। यदि आपको हमारे इस लेक्चर का PDF चाहिए तो आप हमारा जो सिविल्स ट्यूब नाम का टेलीग्राम ग्रुप है उसे ज्वाइन कर सकते हैं। उसकी जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। थैंक यू।